नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप लोग जैसा कि इस बात को समझते हैं कि अभी हाल के दिनों में चाइना और भारत के साथ जो संबंध में बदलाव आए हैं उसके पीछे कई कारण हैं। राजनीतिक कारण, भौतिक कारण और आर्थिक कारण भी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चाइना और भारत के बीच के रिलेशंस को फ्रॉम 1962। वैसे तो 1948 से ही एक घटना खास तौर पर आपको जाननी चाहिए, क्योंकि जब आप भारत में रहते हैं तो भारत के नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझें। भारत के साथ ही चाइना आज़ाद हुआ। कोई 5-10 साल 20 साल का फ़र्क नहीं था। दोनों अगल बगल में ही आज़ाद हुए। दोनों में कोई खास दशकों का अंतर नहीं था आज़ाद होने में, इसलिए मैंने कहा कि वो दोनों लगभग साथ ही आज़ाद हुए। और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के तौर पर आए और लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, और उनकी ही शासन सत्ता व्यवस्था में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ। जिस युद्ध में भारत को हारना पड़ा। भारत हार गई, भारत की सेना हार गई। भारत की सेना हार गई, इसका मतलब ये है कि सेना किन कारणों से हारी उसके बारे में खुलासा नहीं किया जाता है। इसके कई कारण हैं। एक बताया जाता है कि युद्ध की जो रणनीति है वो दुश्मनों को ना पता चल जाए, चाइना को ना पता चले, इसलिए बताया जाता है। दूसरी बात यह है कि सेना के साथ जो छल किया गया था उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा और उनकी जो मिनिस्ट्री थी उनके द्वारा उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट युद्ध पर पड़ा था। जैसे कि जिन क्षेत्रों पर आर्मी ने अपनी पकड़ मजबूत की या जीत हासिल की, उन क्षेत्रों से उनको वापस बुलाकर दूसरे क्षेत्रों में डालना, या उन क्षेत्रों पर से पकड़ मजबूत होने पर उन्हें वापस बुला लेना ताकि उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाए, ये एक बात थी। दूसरी बात थी कि जब भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था तो उसी वक्त भारत और चाइना के युद्ध के बीच उसी वक्त भारत सरकार चाइना को चावल मुहैया करा रही थी युद्ध में लड़ने के लिए, ताकि वो लोग भूखे ना लड़ें। एक तरफ चाइना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी राशन होता है जो जाता है सेना को खाने के लिए, उसको वो डिस्टर्ब कर रही थी। गाड़ियों को जो जिनमें भोजन के आइटम्स भरे होते थे उन्हें वो अपने स्ट्राइक कर रहे थे, उनको ख़त्म कर रहे थे, उनको बारूद से उड़ा रहे थे। तो दूसरी तरफ भारत चावल की सप्लाई कर रहा था चाइना को, उनकी आर्मी को मजबूती से लड़ने के लिए, उनको भूखे न रहे, वो कमज़ोर ना हो जाएं, थोड़ी इत्मीनान से लड़ें। तो ये एक तरह का आर्मी के साथ बहुत बड़ा धोखा था। एक तो ये बात थी। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात थी कि इंडियन एयरफोर्स को चाइना में जाकर के लड़ने के लिए अलाउ न किया जाना, और बार बार ये आरोप लगाना कि सेना तख्तापलट करना चाहती है। और यही कहकर उन्होंने सेना के कमांडर चीफ को पीछे धकेला और युद्ध में ज़बरदस्ती भारत की हार करा दी गई। और उस हार से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हज़ारों में सैनिक के बलिदान हुए और क्षेत्र भी गंवाना पड़ा। बड़ी भूमि भारत की चाइना के द्वारा छीन ली गई, और जो क्षेत्र है भी उस पर भी एक्चुअल कंट्रोल के नाम से चल रहा है, ये भारत का है या चाइना का है, ये बॉर्डर कोई एक पार्टिकुलर खास एरिया है और उस एरिया का कोई पार्टिकुलर बाउंड्री नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत बड़े क्लैश का कारण बन जाता है। तो 1962 में जब भारत चाइना से हार गया तो
जवाहरलाल नेहरू ने अपने फोर्स के हाथ नहीं खोले, ये आप कह सकते हैं। ख़ास तौर पर एयरफोर्स को तो उन्होंने पूरी तरह से ठप ही कर रखा था। तो जब हार हो गई 1962 की युद्ध में, जो उनकी ट्रीटी हुई, जो भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र उन्होंने चाइना को दे दिया है उस पर ज़्यादा वॉरी करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ब्रिटेन से देश को आज़ाद करने वाले इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े राजनीतिक, जिन्हें बहुत शोषण करते थे ब्रिटेन, पता नहीं कौन कौन सी यातनाएँ देते थे, तो जो भी यातना उन्हें मिलती थी वो तो वही जानते होंगे। लोगों को तो पता चला नहीं उनको कोई यातना मिलती थी। तो नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू, जो जेब में गुलाब का फूल लगाते, बच्चे उन्हें प्यार से चाचा कहते, वो खुद अपने आप को पंडित लगाते, और नाले के किनारे रहते के कारण लोग उन्हें नेहरू कहते, और भी जो ढेर सारे बातें हैं। तो एक फिक्स एरिया न देने के कारण और घास जो वहाँ नहीं जन्मती, एक सिंगल घास नहीं जन्मती, इसलिए भी उसको ज़मीन को दे देने के लिए उन्होंने अपने बयान को दिया था कि इसके बारे में कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो एक घास तक नहीं जन्मती, दे ही दिया तो क्या हो गया, भारत की भूमि तो है, दे दिया तो कोई बात नहीं। फिर आगे जाकर के वो जो एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है, वो एक्चुअल कंट्रोल एक बहुत ही ख़ास वर्ड है और इसका एक ख़ास मीनिंग है, जो ख़ास तौर पर भारत के लोगों को जाननी चाहिए कि ये वास्तव में है क्या। इस युद्ध में हार के पश्चात जो समझौता हुआ उसमें बॉर्डर क्लियर नहीं हुआ कि बॉर्डर क्लियर कट कहाँ से हमारा शुरू होगा, कहाँ से आपका शुरू हुआ। न चाइना ने अपनी तरफ से क्लियर किया, न भारत ने अपनी तरफ से क्लियर किया, और ये कूटनीतिक जीत के तौर पर हुई कि हमारी सेना हार गई, हमारे क्षेत्र ले लिए गए, और जिन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा किया वो भी क्लियर नहीं है। जिन क्षेत्रों पर पूरे से कब्जा वो तो है ही, आगे के भी क्षेत्र जो उनके कब्जे में हो सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने क्लियर नहीं कहा कि ये कहाँ तक आपकी क्षेत्र होगा, कहाँ तक भारत के क्षेत्र में है, और दोनों सेना अपना एक्चुअल कंट्रोल के पोजीशन में होगी, और जहाँ तक जो खड़ा है वो उसका धरती है, और नेचुरली उनको अपने को ग्रो करना है, बढ़ाना है, तो वो अपना एरिया धीरे धीरे हर साल ग्रो करते गए, आगे बढ़ते गए, हर ठंड के मौसम में आगे बढ़े, और बहुत बड़ी भूमि 1962 से 1918 तक में काफ़ी वो ले चुके हैं। इसमें 1910-1908 में कई डिस्प्यूट्स पर बात भी हुई, लोगों को पता भी चला कि उन्होंने 5-5 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी एरिया उन्होंने ले रखा है। तो आर्मी कमांडर जो उन्हें सलाह देते थे, जो आर्मी चीफ ने कहा, उसको प्रधानमंत्री और उनके सुरक्षा मंत्री जो थे, उन दोनों ने इनको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, ना उनकी बात मानी गई। तो 3 साल से उन्हें टाला गया, और अंत में युद्ध में भी उनको धोखा मिला, और अंत में वो हार गए, और जिससे भारत की बहुत बड़ी हार हुई। और इस शर्मिंदगी के हार के खुलासे को कोई भी करना नहीं चाहता। भारत की बहुत बड़ी भूमि को खो जाने के बाद उस वक्त भारत की जो सरकार थी वो केवल और केवल युद्ध में फॉर्मेलिटी ही कर रही थी, और लोगों को सत्य से दूर कर रही थी, और लोगों को ज़्यादातर इस बारे में क्लियर कट जानकारी देने से बच रही थी। ये उनका रवैया रहा उस वक्त। यहाँ तक कि उन क्षेत्र में अपने आप को कब्जा करने के लिए अपने देश के कुछ खास सिंबल्स, कुछ कंस्ट्रक्शंस हो, इस पर भी कोई जोर नहीं दिया गया, और चाइना ने ज़ोर शोर से इस काम किया, और तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, और आगे भी वो अरुणाचल प्रदेश, बहुत बड़ी भूमि नॉर्थ ईस्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, नेपाल को ख़त्म करना चाहते हैं, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। तो राजनीति से जो प्रभाव पड़ता है, राजनीति बदल गई 2014 के बाद, और 1962 से जो चल रहा था, या 1948 में जो चाइना की आज़ादी का दौर चलता है, और 1947 में भारत की आज़ादी,
तो उसमें काफ़ी बदलाव आया और रेगुलर उन्होंने रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन करके जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन किया, तो निश्चित तौर पर जहाँ हमने कंस्ट्रक्शन किया वो हमारा एरिया था, उन्होंने तिब्बत ले लिया, आगे भी बढ़ते गए और सड़क तक बना करके नहीं छोड़ा 1962 से लेकर के 1914 तक कि वहाँ जाकर के सड़क बनाई जा सके। राजनीति बदली, एक नई पार्टी का गठबंधन था एनडीए, जिसने 2014 से सत्ता को संभाला और रेगुलर नितिन गडकरी के मिनिस्ट्री के अंतर्गत सड़क का निर्माण जारी किया गया उन क्षेत्रों में और काफ़ी तेज़ी से बड़े तादाद में पूरे देश भर में भी और बॉर्डर पर भी सड़कों को बनाया गया। खास तौर पर वहाँ पर भी बनाया गया जहाँ पर हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने की रेगुलर प्रयास में चाइना कामयाब रहा और आगे बढ़ कर के उन्होंने कई जगह पर सेना के साथ फिजिकल झड़प भी की। तो रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन के नाम पर जीरो रहा उनका परफॉर्मेंस 1914 तक, और जब यहाँ परफॉर्मेंस हुआ तो एक अलग ही तरह का डिस्प्यूट्स हुआ कि सेना आप चाइना की सेना आपसे आँख से आँख मिला रही है, झुक नहीं रही, हमारे सामने में वो क्रुद्ध नहीं थी। क्रुद्ध कैसे होती? आपने ज़मीन दे दी, आपने उनको हर साल अपना धरती का एरिया बढ़ाने के लिए मजबूर किया, ऐसा तो नहीं कर सकते। आग्रही किया, एक तरह से पूरी व्यवस्था दी, सेना को आपने डिमोरलाइज किया, व्यवस्था नहीं दी, सड़कें नहीं दी, उतने सारे ट्रूप्स को वो व्यवस्था नहीं दी गई ताकि वो आगे ठंड के मौसम में भी वहाँ डटे रहें, और जिसका नतीजा हुआ कि हर बार ठंड के मौसम में भारत की आर्मी थोड़ा पीछे होती गई और वो आगे बढ़ते गए। अब वो बात बदल चुकी है और हालात भी बदल चुके हैं। राजनीतिक बदलाव के कारण 2014 से जो राजनीतिक पार्टी आई है एनडीए गठबंधन में जो सरकारें चलती हैं बीजेपी अलायंस की, तो वो उन लोगों ने काफ़ी इसमें काम किया और जम्मू कश्मीर के हालात को भी बदल दिए गए। आर्टिकल 35 या 370 को हटाने के कारण, यूनियन टेरिटरी के बनने के कारण चाइना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और चाइना ने जो एक बहुत बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में फैला रखा है, उसका लगभग आधा मार्केट आपको भारत में स्टेबल किया गया। और ये कैसे हुआ, इसके पीछे बहुत ज़रूरी, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र तो है ही, साथ साथ कुछ बहुत बड़े इंटरनल राजनीतिक समझौते देश की राजनीति से अलग होकर दूसरे देश की पॉलिटिकल पार्टी से भी हो गए, जिसका खामियाजा भुगता जाएगा और निश्चित तौर पर सरकार इसका खुलासा अगले समय में करने जा रही है। तो इंडिया में जो प्रोडक्ट्स चाइना के बिकते, उन पर चाइना ने जो सामान लाए उस पर भारत ने बहुत कम टैक्स लगाया, एक्साइज ड्यूटी बहुत कम रही, कस्टम ड्यूटी बहुत कम रही, और जिस कारण से उनका बाज़ार खूब फला फूला। और जो भारत के प्रोडक्ट्स चाइना जाते थे उन पर उन्होंने बहुत हाई टैक्स लगाया, जिस कारण से उसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाता और चाइना में वो मार्केट में सेल नहीं हो पाता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट लॉ के तहत आप किसी देश को अपने सामान बेचने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसमें आप क्वालिटी के कारण कोई रोक लगा सकते हैं, क्वालिटी में कमी है, या उस पर टैक्स लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा लगाते गए भारत के लोगों पर, भारत की जो कंपनियां थी उन पर, और भारत के लोगों का व्यापार बैठ गया और उनको सहूलियत मिली कि भारत की जो सरकारें थी 1962 से ही, जो कांग्रेस सरकार चल रही थी या यूपीए सरकार चल रही थी, तो उन लोगों ने उनको छूट दी और चाइना पूरे देश में बेहद ही खतरनाक नेटवर्क के साथ बढ़कर छा गया। तो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, इसमें एक ख़ास अंतर है। लाइन ऑफ कंट्रोल में तो एक एरिया है कि चलो इस एरिया से आगे पाकिस्तान, इस एरिया से पीछे मैं एक ख़ास बॉर्डर की लाइन खींची हुई है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काफ़ी बड़ा एरिया है, किलोमीटर के किलोमीटर का, जिसमें सेना आगे पीछे होती है, तो कभी वो टेंट बनाते हैं, कभी और आगे टेंट बना लेते हैं। तो जो एरिया जहाँ तक वो खड़े रहेंगे वो उनका होगा। इस तरह की व्यवस्था उन्होंने बना कर दी। एक्चुअली कंट्रोल जो जहाँ तक है वहाँ तक एक्चुअली कंट्रोल था। एक्चुअली तो उन्होंने तिब्बत को कंट्रोल कर ही लिया, पूरा रिनोवेशन कर दिया उसका, तो वो उनका हो ही गया है और आगे भी वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो, भारत का, दोनों में नेहरू रहे
और पूरी तरह से जिम्मेदार रहे। पूरी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं, पूरा नेतृत्व उनके पास था और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इसमें खास डिसीजन लिए, जिसके तहत कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया गया, बहुत बड़ा इलाका, और चाइना को भी बहुत बड़ा इलाका दे दिया गया। तो आखिर ये चीज़ क्यों हो रहा था और वो लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं और किसने किस तरह के आधार बना करके भारत की भूमि को लगातार क्षतिग्रस्त करने के लिए नेतृत्व प्रदान की, आपको इससे अवेयर होना चाहिए। फिर आपको चाइना का भारत की आज़ादी से लेकर के 1962 के युद्ध से लेकर के, भारत की भूमि की क्षति से लेकर के, राजनीतिक पार्टियों का आपसी समझौता से लेकर के, मैं देश की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, देश से बाहर चाइना की पॉलिटिकल पार्टी से समझौता करते हुए और देश की जानकारी साझा करते हुए व्यापार में भारत को निम्न स्थिति में लाने के लिए, मजबूर करने के लिए उन्होंने चाइना के सामान पर लो टैक्स लगाया और भारत के सामान जो चाइना में लगाई थी उस पर चाइना ने हाई टैक्स लगाया। और इसका विरोध 2014 से पहले नहीं किया गया था किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, और अभी थोड़ा जो विपक्षी दल के तौर पर अभी मौजूद है भारत सरकार में, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखला रहे हैं कि उन्हें देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है और वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आपने जाना कि नेहरू जी ने क्या किया सेना के साथ, और भारत के प्रधानमंत्री अगर इस तरह के व्यवहार सेना के साथ करेंगे तो भारत की सेना चाहे कितने भी मजबूत हो, टेक्नोलॉजी न देना, टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए खोलना नहीं उनका इंस्टीट्यूट, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आगे इससे सेना की बहुत बड़ी हानि होगी जान माल की, और जो आम जनता की होगी वो तो होगी ही। निश्चित तौर पर आप सेना के साथ रहें और देखें कि पुराने किए गए कृत्यों के फल अभी भी आपको मिलेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय गुरु गोविंद सिंह।